हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये चैप्टर हमारी बुक 2 से यानी कि इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी वाले का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। ऐसा सेम चैप्टर हम अपनी फर्स्ट बुक में भी पढ़ चुके हैं, बट वहाँ हमने वर्ल्ड का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ा था, मैंने वो भी पढ़ा दिया है। तो गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, जहाँ पे सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, जैसे कि आपको पता है, जो भी आइटम हम डेली में यूज़ कर रहे हैं, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे चाय पत्ती हो, चाहे दूध हो, चाहे कपड़े हो, कुछ भी हो गाइस, ये जो आइटम है हमारी, हम मार्केट से खरीदने जाते हैं। मार्केट तक कैसे पहुंचती है? तो मार्केट से ये पहुंचती है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की आप अहमियत इस चीज़ से समझ सकते हो कि गाइस आप स्कूल कैसे जाते हो। ठीक है, तुम ज़्यादातर बच्चे सब स्कूल जाते हो, कोई पैदल चला जाएगा, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, बट आप स्कूल जाओगे, आप कभी स्कूटी से चलाओगे, ऑटो है, बस है, आपको किसी दूसरे शहर जाना है, आपके पापा को किसी बिजनेस से जाना है, आपको किसी काम से कहीं और जाना है, तो चल के जाओगे बहुत सारा किलोमीटर्स का जब रास्ता होगा, नहीं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन खाली पैसेंजर्स की मदद नहीं करता, इनफैक्ट आपके घर में आकर आपकी कोई ड्रेस है, आपके पास कोई कपड़े, आपके पास कोई शर्ट है, आप अगर मॉल से जाके खरीदने जा रहे हो, तो मॉल में कहाँ से आई? मॉल में बड़े बड़े जो है ट्रक्स के अंदर लोड होके बहुत सारा प्रोडक्शन सेंटर्स से जो है गुड्स आते हैं और फिर वहाँ पे लगेंगे। आपके जो पास वाले शॉपकीपर, आप पेंसिल लेने जा रहे हो, उनके पास पेंसिल कहाँ से आई? होलसेलर से आई। तो होलसेलर से आपकी रिटेलर की शॉप पे आने पे भी तो ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो हमारे कंजम्पशन के लिए होता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होता है? वो प्रोडक्ट्स को फील्ड और फैक्ट्री से हमारे तक लेकर आता है। जो हमारा अनाज है, जो हम खाते हैं, वो सब भी हमारे तक कैसे पहुंच रहा है? वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंच रहा है। ठीक है, इन एडिशन टू मटीरियल गुड्स जैसे कि आप मानो फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड बुक्स, वी ऑल्सो एक्सचेंज आइडिया, व्यूज एंड मैसेजेस इन आवर डेली लाइफ। अब हम आने वाले हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। तो खाने पीने की चीज़ें, डेली यूज आइटम्स, जो फिजिकल गुड्स हैं, उनको तो हम एक्सचेंज करते ही है, बट साथ ही के साथ में हम एक और चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, जो हमारे आइडियाज़ है, हमारे व्यूज़ है, हमारे विचार हैं। तो वो होती है एक्सचेंज किसे? कम्युनिकेशन से। जैसे कि राइट नाउ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ा रही हूँ। कैसे हो रहा है ये पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। हमारे पास इंटरनेट है, आपके पास इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से आपके फ़ोन में वीडियो चल सकती है, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। आप टीवी चलाते हो, आपको कोई खबर देखनी हो, आप देख सकते हो, न्यूज़ चैनल्स ओपन करो, कैन यू विल नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो वो कैसे हो रहा है? टीवी कैसे चल रहा है? कैसे आ रहे हैं केबल, नेटवर्क, सब कैसे हो रहा है? सैटेलाइट्स के थ्रू, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। तो एक होता है एक्सचेंज किसका? गुड्स का, सर्विसेज का। ठीक है, और एक होता है एक्सचेंज आइडियाज़ का, व्यूज़ का। तो जो फिजिकल गुड्स का एक्सचेंज होता है वो हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और जो हमारी बातचीत, विचारों का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है किसके थ्रू? वो होता है सैटेलाइट, या फिर आप कह सकते हो अलग अलग कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू। जैसे पहले ज़माने में टेलीग्राफ हुआ करता था, टेलीफोन हुआ करता था, ये सब भी क्या है? अभी भी होता है टेलीफोन, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट वो सब हमारे बहुत बिग इन्वेंशंस थे जिन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया था सोसाइटी के अंदर। फिर अब स्मार्टफोन आ गया है, आगे ना जाने क्या क्या आ जाए। तो यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो डिपेंड करता है कि हमें किस पर्पज़ से उसकी ज़रूरत है। ह्यूमन्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो अब हमने डिफरेंट मेथड्स बना दिए ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, जैसे कि वी हैव लैंड ट्रांसपोर्ट, वी हैव वाटर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इन इवन पाइपलाइंस भी होती है। पता है तुम्हें? ऐसा नहीं कि बंदा डाल देंगे पाइपलाइन के अंदर, जाओ भाई फिर चल के चल जाओ। नो, पाइपलाइंस का क्या यूज़ होता है? जैसे ऑयल हो गया, इनफैक्ट वो आपको वर्ल्ड वाली बुक में पता चला था दैट जो है कई बड़े बड़े देशों में ना, बाहर के देशों में, वो क्या करते हैं, न्यूजीलैंड के वेंदा आई थिंक सो है ना, वो मिल्क को भी पाइपलाइन से ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे आपके यहाँ एलपीजी की गैस आती है, वो जो है सिलेंडर वाली की जगह गैस आ जाती है ना, वो येलो कलर का पाइप आ रहा होता है रसोई में, वो क्या है? वो पाइपलाइंस के थ्रू ही तो आ रही है। तो वो जो मेजर जो नेचुरल गैस होती है, ये भी अलग अलग कंट्रियों से जो पाइपलाइंस के थ्रू जो है हमारी कंट्रीज़ तक भेजती है। ऐसे पूरा हमारे आज के समय पे वर्ल्ड में पाइपलाइंस के नेटवर्क भी लगे हुए हैं। ठीक है, चलो अब पहले आते हैं हम अपने लैंड ट्रांसपोर्ट पे। तो पाथवेज एंड अनमेटल रोड्स को हम कहते हैं कि ये जो यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन्हें हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन में कंसिडर करते हैं। ये सबसे एंशिएंट टाइम का हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है। कब से चलता आ रहा है लैंड ट्रांसपोर्ट? ज़मीन तो तब से यूज़ हो रही है, जब से बहुत 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 पुराने ज़मानों से
बट जैसे जैसे इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, हमने मेटल रोड्स डेवलप करी, यानी कि वो जो पूरी रोड होती है ना जिन पे पूरा ब्लैक से कलर की रोड होती है, पूरा मेटल होती है, वो तारकोल भी डला हुआ होता है उसके अंदर, और बिल्कुल ऐसे मतलब गड्ढे गुड्ढे नहीं होते उसमें, ऐसे स्ट्रेट हाईवे की रोड देखते हो आप। कई आपके शहरों की रोड जो है जब आप कहते हो ये तो पक्की सड़क है, पक्की सड़क बन गई, तो हिंदी में हम मेटल रोड्स को पक्की सड़क कह देते हैं। कच्ची सड़क कौन सी, जो मिट्टी विट्टी डली होती है और जो अच्छे से नहीं बनी होती है, तो मेटल रोड्स बन गई हैं आज के समय पे, रेलवेज बन गई है, इससे जो हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है ये और ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। रोपवेज भी आ गए हैं, अब तो केबल वेज भी आ गए हैं, पाइपलाइंस भी आ गए हैं, और इन सब ने हमारे ट्रांसपोर्टेशन करने की जो स्पीड है और जो इंटेंसिटी है दोनों को बढ़ा दिया। ठीक है, चलो अब आता है हम रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ जाता है। लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड भी आ जाएगी, रेलवे भी आ जाएगी, पाइपलाइन भी आ जाएगा, क्यों, रोपवेज और केबल वेज भी आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सब हो तो धरती के ज़मीन के ऊपर ही रहा है ना। पाइपलाइन किसके ऊपर से जा रही है, लैंड के ऊपर से। रेलवे किस पे चल रही है, ज़मीन पे चल रही है। रोड किस पे बनी है, ज़मीन में बनी है। तो ये लैंड ट्रांसपोर्ट हो गए। अब आते हैं हम किस पे, अब हम आने वाले हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के पहले पार्ट पे, जो है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, यानी कि सड़कों के थ्रू। अब इसमें आपको जो है रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है क्या नहीं होता ये नहीं पढ़ना, आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे हमारे यहाँ पे कैसा रोड नेटवर्क है। तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, 1 मार्कर के लिए याद रखना, विद अ टोटल जो है आप कह सकते हो लेंथ ऑफ अबाउट 62.16 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट 2021 के हिसाब से हमारी बुक में डेटा गिवन है। 85% ऑफ द पैसेंजर्स एंड 70% ऑफ द फ्राइट मतलब क्या होता है, गुड्स, माल कह देते हैं उसको, मतलब बहुत सारे जो गुड्स होते हैं ना इकट्ठे होकर, उसे हम फ्राइट कहते हैं। जैसे होलसेलर्स के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो है, जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है, अब फैक्ट्री में एक टी शर्ट बनेगी नहीं तो कितनी बनेगी, 10,000 भी बन सकते हैं, तो फिर उनको बड़े बड़े पैकेजेस में पैक कर दिया जाता है, एंड देन दी कम टू आवर नियर बाय मार्केट्स। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, हम खरीदते जाके, देने कॉमर्स होता है, ट्रेड होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो फ्राइट क्या हुआ, बहुत सारे गुड्स। ठीक है, तो गुड्स हो, पैसेंजर्स हो, उसके आपको डिटेल्स दे रखी है। 85% ऑफ द पैसेंजर्स को रोड ट्रांसपोर्ट ले जाता है, एंड 70% ऑफ द फ्राइट को रोड्स जो है डील करती है। रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी सूटेबल रहता है जब डिस्टेंस हो शॉर्टर हमारा। ठीक है, तो आपको याद रखना एग्जाम में ऐसे ना ये आ जाएगा उसमें एमसीक्यूज में, चाहे आप सीयूईटी के लिए पढ़े हो तो मैं सारे 1 मार्कर ऐसे ही बताती रहूँगी, नो नीड फॉर रट्टाफिकेशन। तो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए कौन सा बढ़िया है, हमारा रोड ट्रांसपोर्ट। अब आपको जो है शेर शाह सूरी जो है ना रोड के बारे में आपको बता रखा है, चलो पढ़ते हैं। तो शेर शाह सूरी बिल्ड द शाही मतलब क्या होता है, रॉयल रोड टू स्ट्रेंथन कंसोलिडेट हिज एम्पायर फ्रॉम इंडस वैली टू सोनर वैली इन बंगाल। तो शेर शाह सूरी के टाइम का आपको बता रखा है कि वो जो राजा जी ने क्या करा था, उन्हें पता था कि अगर उन्हें अपनी किंगडम को बढ़ावा देना है तो इकोनॉमी बढ़िया करनी होगी, और इकोनॉमी बढ़िया करनी है तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने रोडवेज बनवाए थे अच्छे से, इंडस वैली से लेकर जो है, मतलब समझ लो आप, इंडस वैली क्या हुआ, वेस्ट इंडिया की तरफ समझ लो तुम, पाकिस्तान वाली तरफ से समझ लो तुम। ठीक है, पूरा जो वो वाला तरफ आ रहा है हमारे गुजरात पाकिस्तान, क्योंकि तब तो पूरा हमारा ही था ना, पूरा का पूरा इंडिया ही था। ठीक है, और ये हो गया हमारा जो है पंजाब हरियाणा, इस वाली तरफ से लेकर इंडस वैली यहीं तो जा रही है सिंधु नदी हमारी। ठीक है, पंजाब के पास से, तो इंडस वैली से लेकर सोनर वैली यानी कि बंगाल तक की उन्होंने रोड्स बनाई थी। इसको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड कहते हैं ना हम जिसको, वो। ठीक है, ड्यूरिंग द एंड इट वॉज रीनेम जीटी ट्रंक इन द ग्रैंड ट्रंक आप कह सकते हो, मतलब इन द ब्रिटिशर पीरियड। तो हाँ, तो सॉरी, ब्रिटिशर्स ने इसका नाम रख दिया था क्या, पहले इसका नाम था डिफरेंट होता था, अभी ब्रिटिशर्स ने इसका क्या नाम रख दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है जी, कनेक्टिंग कैलकाटा पेशावर, आ गया ना पेशावर, तभी तो कह रहे मैंने पाकिस्तान वाली तरफ। एट प्रेजेंट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता, और आज के समय की बात करो तो भाई अब तो पाकिस्तान पार्टीशन के बाद अलग हो गया है, तो अभी ये अमृतसर से कोलकाता तक जो है जाती है। ठीक है जी, चलो अब अगला पढ़ते हैं। अब हम रोड ट्रांसपोर्ट्स जो है वॉज वेरी लिमिटेड इन इंडिया बिफोर World War II। तो World War II से पहले हमारे यहाँ पे लिमिटेड रोड ट्रांसपोर्ट था, ये 1 मार्कर में आएगा, ट्रू या फॉल्स ऐसे करके, असर्शन रीजन किसी में भी आ सकता है। तो फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट हुआ था हमारे यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट को जो है अच्छा करने का, वो हुआ था 1943 में, व्हेन नागपुर प्लान वाज ड्रॉन। 1 मार्कर अगेन, लिखते रहो, ये सारे कॉपी ले आओ, एक जो मैं 1 मार्कर बोल रही हूँ लिखते रहो। ठीक है,
तो एक सीरियस अटेम्प्ट हुआ था रोड ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने का 1943 में, जब नागपुर प्लान ड्रॉ हुआ था. दिस प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग प्रिंसली स्टेट्स एंड इंडिया. बट अनफॉर्चुनेटली ये प्लान लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स होती थी उस समय में. प्रिंसली स्टेट मतलब राजघराने, जहाँ पे राजा का रूल रहता था. बट राजा को भी ब्रिटिशर्स के अधीन रह के रूल करना पड़ता था, क्योंकि बाकी के अफेयर्स ब्रिटिशर्स संभालते थे, बाहर वाले इंटरनल ऑटोनॉमी राजा की होती थी. बट फिर भी राजाओं की और ब्रिटिशर्स के बीच में तालमेल नहीं बैठा, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, तो इसलिए ये नहीं हो पाता है. इंडिपेंडेंस के बाद 20 ईयर रोड प्लान जो है हमारा इनिशिएट हुआ, जिसने हमारी रोड्स की कंडीशन को अच्छा करा. तो 20 ईयर रोड प्लान नेक्स्ट वन मार्कर 1961 में लागू हुआ था. ये हमने इंडिपेंडेंस के बाद लागू करा था. हाउएवर रोड्स कंटिन्यू टू कंसंट्रेट इन अराउंड अर्बन सेंटर. रूरल एंड रिमोट एरियाज हैड द लीस्ट कनेक्टिविटी बाय रोड. तो भाई रोड जो है ना अर्बन एरियाज यानी कि शहरों में ज़्यादा रही, हमने आज तक देखा है. रूरल और शहरों का जो कनेक्टिविटी है ना, इवन अब तो हम इतना डेवलप हो गया, बट तब भी गांव से शहर तक की जो सड़कें हैं वो उतनी बेहतरीन नहीं हो पाई हैं. ठीक है, चलो अब हम डिफरेंट टाइप्स की जो है रोड्स होती हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं. तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा क्या आने वाला है, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस रोड्स आर क्लासिफाइड एज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स. तो हम कंस्ट्रक्शन अपना सही से करने के लिए हमने इनका डिवीजन कर रखा है टाइप्स ऑफ रोड्स का. सड़कों का जैसे हम कहते हैं ना हाईवे है भाई, इस पे तो स्पीड लिमिट ज़्यादा रखनी है, आप तेज़ भी गाड़ी चला सकते हो जो स्पीड लिमिट के अंदर है वो. ठीक है, आप शहर के सड़कों पे इतनी तेज़ अपना व्हीकल नहीं दौड़ा सकते हो. ठीक है, क्योंकि वहाँ जैम है, ट्रैफिक है, आपको ध्यान रखना है, सिविलियंस घूम रहे हैं वहाँ पे. ठीक है, तो हम हर एक रोड पे अलग ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं, तो डिफरेंट रोड्स को पढ़ते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ना है नेशनल हाईवे. तो नेशनल हाईवे मेन रोड होती है जिसको बिल्ट और मेंटेन कौन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट. 1 मार्कर एमसीक्यू में आएगा एसएससीबीटी के. नेशनल हाईवे कौन बनवाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाती है. दीज हाईवेज आर यूज फॉर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट. एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ट्रांसपोर्ट में यूज होता है. जैसे पंजाब से यूपी कुछ चीज़ जानी है तो वो इस ट्रक पे बैठ के जाएगी. ट्रक किस पे चलेगा, नेशनल हाईवे की रोड पे. एंड मूवमेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल्स ऑल्सो, जो हमारी मिलिट्री है वो भी जाएगी जो है, और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए भी हमारे ये नेशनल हाईवेज यूज होते हैं. दे कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स एंड मेजर सिटीज, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड रेलवे जंक्शन. ये जितने भी नेशनल हाईवेज होते हैं ये कैपिटल्स को, ठीक है, यूपी की कैपिटल हो गई, पंजाब की कैपिटल हो गई, बंगाल की कैपिटल हो गई, सब हर स्टेट की जो कैपिटल्स होती हैं उनको जोड़ती हैं. ठीक है, मेजर सिटीज़ को जोड़ती हैं, पोर्ट्स यानी कि जहाँ से सी रूट्स निकलते हैं उनको, जो हार्बर्स को, और रेलवे जंक्शंस को जोड़ती हैं. लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे जो हमारी कंट्री का है वो अब इंक्रीज हो चुका है 19,700 किलोमीटर से 1,36,440 किलोमीटर इन 2020. तो ये आपको फिगर लर्न करनी है. ठीक है, ऑल्दो नेशनल हाईवेज मेक अप ओनली 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ, दे कैरी 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक. तो खाली 2% टोटल रोड जो है आ रही है नेशनल हाईवेज के अंडर में. हमारी जितनी भी रोड सिस्टम नेटवर्क है उसमें से 2% सिर्फ हमारा नेशनल हाईवे जो है वो है उसके पास. बट स्टिल आप देख सकते हो कि 40% हमारा जो कैरी है रोड ट्रैफिक वो यही करती है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हमारी ऑपरेशन में आ गई थी 1995 से एज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो NHAI की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. NHAI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, उनको मेंटेन करना, उनको ऑपरेट करना कि वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी में चलते रहे. ओके, तो ये आपको नेशनल हाईवे पे अगर नोट आएगा तो ये आपको सिर्फ 6 to 7 लाइन्स लिखनी होंगी पॉइंट फॉर्म में एंड यू विल गेट फुल मार्क्स. ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन अबाउट द नेशनल हाईवेज, एग्जैजरेट करके किसी क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर में पूछ लिया जाएगा तो आपको ये 7 पॉइंट्स लिखने हैं. अब मैंने समझा दिया तो रटिफिकेशन तो नहीं करनी पड़ेगी, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको. मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे बहुत सारे नोट्स अपलोड कर चुकी हूँ और आने वाले समय में बाकी चैप्टर्स के हो जाएंगे तो वहाँ से आप देख सकते हो प्रिसाइज नोट्स. अब नेशनल हाईवेज को हम आगे
आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब नेशनल हाईवेज़ को हमें एक्सप्लेन कर रखा है हमारी कंट्री में कौन कौन से नेशनल हाईवे है और कौन से उनके मेजर प्रोजेक्ट है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, मतलब हमारा एक ऐसा हाईवे है जिसको हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इट कॉम्प्रोमाइजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ 5846 किलोमीटर लॉन्ग 4 to 6 लेन, तो 4 से 6 लेन वाला हमारा ये हाईवे है। और ये कितना टोटल एरिया कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो मैंने आपको बता दिया। बहुत सारा ट्रैफिक डेंसिटी को ये जो है अब पूरा का पूरा कनेक्ट कर देता है। ये इंडिया की 4 बिग मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली, ठीक है, मुंबई, चेन्नई और साथ ही के साथ में चेन्नई यहाँ पे साउथ इंडिया में मान लो आप, और जो है कोलकाता को। तो इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है क्योंकि ये गाइस एक तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमारा पूरे में ही मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है फैल रखा है। तो एक इस टाइप का सा स्ट्रक्चर बन जाता है जब आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के जो हाईवेज को अगर ऐसा कनेक्ट करोगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है हमारा बन जाता है। डिस्टेंस एंड कॉस्ट ऑफ मूवमेंट अमंग मेगा सिटीज़ बहुत रिड्यूस हुई है इसके बनने के बाद से। अब नॉर्थ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स के बारे में अगर हम पढ़े, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स के बारे में, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक हमारे पास है जो जम्मू कश्मीर से मतलब पूरा है नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर से साउथ मतलब कि कन्याकुमारी तक जो है ज्वाइन करता है इन तमिलनाडु, ठीक है। और जो है इसका पूरा लेंथ है 4076 किलोमीटर लॉन्ग। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है हैज़ बीन प्लान टू कनेक्ट सिलचर इन असम विद द पोर्ट टाउन ऑफ पोरबंदर इन गुजरात। तो ये हमारा प्लानिंग में चल रहा है अभी कि जो है इनको हम और आगे कन्वर्ट करेंगे नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स को। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स एम्स लिखा है, मतलब कि अभी ये बने नहीं है, वी आर एमिंग कि ये जो है हम इनको ऐसे रेडी कर ले, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन सा हुआ हमारा, यहाँ पे गुजरात के पोरबंदर से लेके असम के सिलचर तक हमें इन्हें कनेक्ट करना है, ओके। तो यहाँ देख सकते हो आप, इट कॉम्प्रोमाइजेस लिखा है मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फंक्शनल में है, बन चुका है। एंड इट एम्स एट कनेक्टिंग, मतलब कि अभी ये बनना है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टेट हाईवेज के बारे में बात करेंगे। जो एक स्टेट में पर्टिकुलर हाईवेज होते हैं ये कनेक्ट होते हैं जो है कंस्ट्रक्ट होते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट कैपिटल्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से यानी कि अलग अलग शहरों को ज्वाइन करते हैं एक स्टेट के अंदर ही। देन आगे डिस्ट्रिक्ट रोड्स, दीज रोड्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट। यानी कि एक शहर है, जैसे कि जिला कहते हैं ना, जिला जो होता है, कोई भी एक जिला होती है और उसके आसपास में बहुत सारे उसके जो है टाउन्स होते हैं, ठीक है। तो जो है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो अलग अलग नोड होते हैं एक शहर के अंदर के, उनको ज्वाइन करता है। जैसे रेलवे स्टेशन को ज्वाइन करेगा, बस स्टॉप को ज्वाइन करेगा, ये वो आप सोच सकते हो अलग अलग चीज़ों को, ठीक है। नाउ रूरल रोड्स, तो रूरल रोड्स कौन सी होती है, ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारी। अबाउट 80% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन इंडिया में रूरल रोड आती हैं। ये रीजनल वेरिएशन और डेंसिटी पे बेस्ड होती है और ये नेचर ऑफ द टेरेन पे डिपेंड करती है कैसी बनेंगी है। अदर रोड्स में हमारा आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड जिसको हम कहते हैं बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड जो है उनको और इंटरनेशनल हाईवेज़ को हम अदर रोड में कंसिडर करते हैं। इंटरनेशनल हाईवे मतलब जो एक दो कंट्रीज़ को बनाने वाले हैं, ठीक है, बनाने वाले नहीं मतलब कनेक्ट करने वाले हैं। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी 1960 में एक्सेलरेट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमारा डिफेंस को थ्रू रैपिड कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट जो है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स अलॉन्ग द नदर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हमारी उन रोड्स को डेवलप करने के लिए बनाया गया जिससे इकोनॉमी तो ग्रो होगी ही, साथ में वहाँ सिक्योरिटी और डिफेंस भी हमारा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड रोड्स इन हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनियस एरिया ऑल्सो, ठीक है। ये इन्होंने ऐसी जगहों पे रोड बनाई है जो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है, जैसे कि जॉइनिंग चंडीगढ़ विद मनाली एंड लेह लद्दाख, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर बॉर्डर रोड्स में आ जाता है। ये रोड्स जो है रन करती है एट एवरेज लैटिट्यूड ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ 4270 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो कितनी ऊंचाई पे बनी हुई है आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज रोड्स जो है द BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अंडरटेक स्नो क्लियरेंस इन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। तो इन एरियाज में जो स्नो भी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है तो उनको भी क्लियर करने का जिम्मा किसका है, BRO का। अब आते हैं हम इंटरनेशनल हाईवेज पे। तो हाईवेज क्यों होते हैं, जिससे कि अच्छे रिलेशन बन पाए दो नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट
लॉन्गेस्ट हाईवे जो है हमारा, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे है, उसका नाम है हमारा अटल टनल, जो बना है बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टनल है हमारा मनाली टू लाहौल स्पीति वैली को जो है कनेक्ट करता है थ्रू आउट द ईयर। अर्लियर द वैली वॉज कट ऑफ फॉर अबाउट 6 मंथ्स, यानी कि जो हमारी स्पीति वैली है वो 6 महीने के लिए, लाहौल स्पीति वैली जो है वो 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाती थी पूरे हमारे बाकी इंडिया से, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत स्नोफॉल हो जाती थी। अब बहुत मॉडर्न तरीक़ों के बेसिस पे आपने डॉक्यूमेंट्री कोई देखना अटल टनल के ऊपर जो बनी हुई है रिसेंटली ही जो है, अभी कोई ये बहुत पुराने समय की बात नहीं है, विद इन द स्पैन ऑफ आप मान सकते हो रिसेंट आप 5 to 6-7 ईयर्स के अंदर ही हमारा ये अटल टनल जो है बन गया। ठीक है, तो जो है जो हमारा अटल टनल है अर्लियर जो है यहाँ पे मतलब स्पीति वैली में बर्फ़ होती थी तो लोग जा ही नहीं पाते थे। ठीक है, बहुत बर्फ होती थी। तो टनल इज बिल्ट विद अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशन इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयस। तो हमारे हिमालय की कौन सी रेंज में बना है? पीर पंजाल रेंज में बना है। 3000 मीटर की हाइट पे बना है फ्रॉम द मीन सी लेवल। तो सी लेवल नहीं, फ्रॉम द मीन सी लेवल से। ठीक है जी, चलो इस पे आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है अटल टनल पे। अब भारतमाला, भारतमाला एक प्रपोज स्कीम है, मतलब अभी लागू नहीं हुई है, हमने प्रपोज करा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रोड्स along coastal borders including connectivity of non major ports also। यानी कि ये स्टेट रोड को कोस्टल बॉर्डर से जोड़ने के लिए बने। कोस्टल मतलब समुद्र का किनारा। बैकवर्ड एरियाज एंड रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस कनेक्टिविटी प्रोग्राम भी है हमारे पास में। अलग अलग प्रोग्राम्स आज के समय पे हमारे पास में जिनको हमने बनाया है। तो ये डू यू नो में लिखा हुआ है आपकी बुक में जो बॉक्सेस दे रखे होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट पे जो है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब हम रेल ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। तो इंडियन रेल्स की अगर हम बात करें, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड का। वन ऑफ द है, लार्जेस्ट नहीं लिखना है इसको कि सबसे बड़ा नहीं है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड का। ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट की, फ्लाइट की भी और पैसेंजर्स की भी, और इससे हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रो होती है। महात्मा गांधी जी ने वन मार्कर में याद रखना रेलवे नेटवर्क के लिए क्या कहा था कि इंडिया रेलवे हेल्प यूनाइट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था उस समय पे ये रेलवेज ने अलग अलग लोगों को यूनाइट करा था। ठीक है, रेलवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया था 1853 में बाय द ब्रिटिशर्स विद द फर्स्ट line constructed from Bombay to Thane कवरिंग 34 किलोमीटर ओनली। तो आप सोच सकते हो कि कब शुरू हुई हमारे यहाँ पे रेलवेज, 1853 में हुई थी, ब्रिटिशर्स राज में हुई थी। और तब सबसे पहली जो ये कंस्ट्रक्शन लाइन जो शुरू हुई थी वो सिर्फ बॉम्बे से थाने तक हुई थी, जिसपे कवर हुआ था सिर्फ 34 किलोमीटर। ठीक है, इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री। ये इंडियन रेलवेज है, हमारी रेलवेज में जो मोनोपोली चलती है वो चलती है हमारी गवर्नमेंट की, और ये लार्जेस्ट जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है हमारी कंट्री की। एज ऑफ द रेलवेज ईयर बुक 1920, द लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवेज कितनी रही हमारी, मतलब पूरे 1920 की जब हमने कैलकुलेशन करा जो है हमारी रेलवे की नेटवर्क की पूरी वो कितनी है, लेंथ कितनी है, 67,956 किलोमीटर। ये याद रखना वन मार्कर के लिए। द वास्ट साइज ऑफ द नेटवर्क जो है इससे हमारी जो है सिग्निफिकेंट प्रेशर पड़ता है सेंट्रलाइज रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम पे, क्योंकि इतना नेटवर्क है तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा सब कुछ तरीके से हो रहा है। लीडिंग टू डिवीजन ऑफ द रेलवे सिस्टम इनटू 17 जोन। इस वजह से हमने, क्योंकि इतना एरिया है हमारे कंट्री में जहाँ पे रेलवेज जा रही हैं, तो हमने रेलवेज को डिवाइड कर रखा है इनटू 17 जोन, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द विड ट्रैक के ऊपर भी रेलवेज को डिफाइन करा जाता है 3 कैटेगरी में, गॉज के बेस पे। गाज क्या होता है, या गाज आप कह सकते हो, यू साइलेंट होता है, कभी इसके अंदर गैज कहते हैं, हाँ ऐसे ही कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली आपने पटरियों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं। जैसे आप देखते हो कि रेल की पटरी कैसी होती है, ये पैरेलल लाइन्स होती हैं, बीच में यहाँ पे जो है ऐसे ये पटरी होती है। तो इसकी चौड़ाई जो होती है ना कि कितना चौड़ा इसका रेलवे का ट्रैक होगा, इसको हम कहते हैं गॉज। तो ये जो ये है ना, ये जो ये डिस्टेंस है, ये जो ये है, इसको हम गॉज कहते हैं। तो हमारे पास पहले आता है ब्रॉड गॉज। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इन ब्रॉड गॉज इज 1676 मीटर्स। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द ब्रॉड गॉज लाइन्स आर 63950 इन 2019-20। मेट्रो गॉज आता है फिर हमारे सामने, जिसमें डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इज 1 मीटर। इसमें 1 मीटर होता है, इसमें 1.676 मीटर है। ठीक है, ऊपर वाले में इसमें 1 मीटर का डिफरेंस होता है, और नैरो गॉज के अंदर जो है आप समझ लो 0.610 मीटर का डिफरेंस होता है। तो आपको अब ये याद रखना होगा। ठीक है, चलो ये हिली एरियाज़ में होती है नैरो गॉज वाली। ठीक है, लॉजिकल बात है, वहाँ पे तो इतनी जगह नहीं है, पहाड़ों पे तो हिली एरियाज़ में जो है नैरो गॉज होता है। चलो
अब आते हैं हम इंडियन रेलवेज के आगे, हम एक्सटेंसिव फीचर्स पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन रेलवेज हैज़ लॉन्च एन एक्सटेंसिव प्रोग्राम टू कन्वर्ट मीटर एंड नैरो गॉजेस टू ब्रॉड गॉज। तो हमारी कंट्री में ये प्रोग्राम भी चला है कि जो हमारे छोटे वाले गॉज हैं उनको हम ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट करेंगे। स्टीम इंजन को अब हम रिप्लेस कर चुके हैं डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से, जिससे स्पीड और हॉलेज कैपेसिटी दोनों ही बढ़ी। हॉलेज मतलब जो वजन लेके जाएगी ना ट्रेन को। ट्रांजिशन फ्रॉम कोल पावर्ड स्टीम इंजन्स हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑल्सो, ठीक है, एनवायरमेंट भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। अब जब मेट्रो रेल सिस्टम आ गया इंडिया के अंदर तो हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रेवोल्यूशन ही आ गया उसके अंदर। रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल बसेज विद सीएनजी रन व्हीकल्स, ये भी चल रहा है कि बस के अंदर डीजल नहीं सीएनजी, उससे भी बहुत इन्वायरमेंट के लिए एक काफ़ी अच्छा स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। ओके, अब आते हैं गाइज, हम कोंकण रेलवेज के बारे में बता रखा है। तो मैंने इस चैप्टर में जितने छोटे छोटे डब्बे हैं ना, आई डोंट थिंक सो कोई बच्चा पढ़े, कोई आप किसी वीडियो से पढ़ो, कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, आपको स्कूल में पढ़ाया गया नहीं मुझे नहीं पता, मैं पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है सीयूईटी के लिए भी एमसीक्यूज और आपके बोर्ड्स के लिए भी। जैसे जैसे पैटर्न बदल रहा है आपकी बुक के अंदर ही तो लिखा हुआ है ये डू यू नो, तो इसमें से भी एमसीक्यू आ सकता है। डू यू नो वाले डब्बे बन रखे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो कोंकण रेलवेज के बारे में बता रखा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स में से एक है हमारे इंडियन रेलवेज का, कोंकण रेलवेज 1998। ये 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट का है, कनेक्टिंग रोहा इन महाराष्ट्र टू जो है मैंगलोर इन कर्नाटका, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इंजीनियरिंग मार्वल, ये एक इंजीनियर का मतलब ऐसे मतलब कि एक चमत्कार टाइप का माना जाता है। वन ऑफ द वेरी, आप कह सकते हो एक बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट और काफ़ी जो सक्सेसफुल हुआ। ये 146 रिवर्स को क्रॉस करते हुए जाते हैं, तो मतलब रिवर के ऊपर रेल जा रही है, स्ट्रीम्स को, एंड नियरली 2000 ब्रिजेज है इसमें, 91 टनल्स है। ये एशिया का लार्जेस्ट टनल है विच इज़ नियरली 6.5 किलोमीटर लॉन्ग ऑल्सो ऑन दिस रूट। तो देखो एशिया का जो हमारा लार्जेस्ट टनल है ना, जो 6.5 किलोमीटर लॉन्ग का टनल है, वो भी इसी रूट में आता है, यानी कि 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल के अंदर से भी इसमें ट्रेन निकलती है। द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका आर पार्टनर्स इन दिस अंडरटेकिंग, ठीक है। इसको बनाने में, इसको मतलब मैनेज करने में तीनों ही ये स्टेट्स जो हैं ये आती हैं। अब हम रेलवेज के बारे में बाकी डिटेल्स पढ़ते हैं। एरियाज अराउंड टाउन्स, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग रीजन, प्लांटेशन, कमर्शियल क्रॉप, हिल स्टेशन, कैंटोनमेंट टाउन्स वर वेल कनेक्टेड बाय रेलवेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। तो ये 1 मार्कर में आ सकता है, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है 2 मार्कर वाले, कि ब्रिटिश टाइम में रेलवे नेटवर्क क्योंकि इन्होंने भी डेवलप करा, तो ये कैसा इन्होंने डेवलप करा था। तो इन्होंने अपने वाले टाइम में रॉ मटेरियल वाली जगहों से लेकर जो है आप मानो प्लांटेशन सेंटर तक, कमर्शियल क्रॉप जहाँ पे ग्रो कराते थे, कैंटोनमेंट टाउन में, हिल स्टेशन में रेलवे नेटवर्क इन्होंने बना दिया था। इंडिपेंडेंस के बाद रेलवे रूट्स को हमने और एक्सटेंड करा बाकी जगहों तक, जैसे कि कोंकण रेलवेज हुआ हमारा, प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द मुंबई मंगलोर along the western coast। फिर रेलवेज रिमेन इन द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पूरे कंट्री के लिए। द रेलवे नेटवर्क इज़ रिलेटिवली डेंस इन हिल स्टेट, ठीक है, लेस डेंस है हिल स्टेट्स के अंदर, यानी कि पहाड़ों के अंदर ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, मतलब ज़्यादा रेलवेज नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कम है और सेंट्रल इंडिया में भी कम है, और राजस्थान में भी रेलवे नेटवर्क ज़्यादा नहीं है। जो हमारे नदर्न प्लेन्स है वहाँ बहुत हैवी है रेलवे नेटवर्क, और पेनिनसुलर रीजन जो साउथ है वहाँ भी बहुत हैवी जो है बहुत सारी रेलवे नेटवर्क्स हैं। कहाँ कहाँ पे कम है, नॉर्थ ईस्ट में, हिल स्टेट्स में, और राजस्थान में और सेंट्रल इंडिया में। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम यहाँ पे भी डेवलप कर ले अपना रेलवेज़। अब रेलवेज़ के बाद आएगा हमारा वाटरवेज़। तो वाटरवेज़ जो है हमें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे को तो हेल्प करता ही है, बट ज़्यादा ये ना हमारे जो गुड्स होते हैं, जो फ्राइट होते हैं, उसमें मदद करते हैं। यानी कि जो आपको देखते हो कि एक बार आप सर्च करना, हार्बर सर्च करना क्रोम पे, क्या होता है हार्बर, मतलब होता है समुद्र का किनारा, जहाँ पे जो पोर्ट्स बने होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे शिप्स रुकते हैं, वहाँ पे कार्गो के बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, उसमें जो फ्राइट होता है वो लोड अनलोड होता है। एक्सपोर्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में चीज़ें जो है रख दी जाती है बड़े बड़े कार्गोज के अंदर, उसे शिप पे रख के वहाँ ले जाया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में। वहाँ से जो हम इंपोर्ट करके मंगवाते हैं वो विद इन द कंट्री ऑल्सो कोस्टल लाइन्स वर्क करती है। तो आज आप जानो कि वाटर ट्रांसपोर्ट कैसा है हमारी कंट्री के अंदर। तो वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हम लोगों के लिए भी, ऐसा नहीं है हम लोग यूज़ नहीं करते वाटर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर्स के लिए भी है एंड कार्गो के लिए भी है, ठीक है। ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि ये हैवी और बल्कि मटेरियल को बहुत आसानी से बहुत कम रेटों पे जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है। ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ना वाटर वाले, वो फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं और इको फ्रेंडली भी होते हैं। तो 2 टाइप का वाटर ट्रांसपोर्ट है, इनलैंड वाटरवेज जो कंट्री के अंदर की जो है वाटर के थ्रू भी रन करता है, और ओशनिक वाटरवेज जो पूरे ओशंस के अंदर चल रहा है, ठीक है।
पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करा है जिसने। तो इनलैंड वाटरवेज की अगर हम बात करें तो जब हमारे यहाँ पे रेलवेज इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तो उससे पहले, अरे इन्होंने रेलवेज लगाई तो उससे पहले हमारे यहाँ पे इतने समय से जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो कैसे होता था, तो फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही आप मान लो गाइस, और उसके बाद में आप मान लो जितने हमारे यहाँ किंगडम स्टार्ट हुए, हमारे यहाँ मेजर जो होता था ना ट्रांसपोर्टेशन वो नदियों के थ्रू होता था, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू, नदियों में बोट्स बना के उन पे जो है चीज़ों को आप मानो इंसान भी इधर उधर ट्रैवल करके जाते थे, और साथ ही के साथ में जो हमारा फ्राइट होता था, गुड्स होते थे वो भी, ठीक है। दे फेस टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। अब जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनको काफ़ी टफ कंपटीशन मिला हमारे रोड नेटवर्क से और रेलवे नेटवर्क से। द डाइवर्जन ऑफ रिवर वाटर फॉर इरिगेशन हैज़ रेंडर्ड लार्ज पार्ट ऑफ दीज वाटरवेज नॉन नेविगेबल। तो नेविगेबल मतलब समझ लो, नेविगेबल मतलब होता है कि जो है जैसे कोई वाटर बॉडी है तो उसमें इतना पानी हो, इतना चैनल हो उसका, इतना उसके अंदर डेप्थ हो कि उस पर एक शिप या फेरी या स्मॉल बोट जो है, बहुत स्मॉल बोट भी नहीं, इतनी बोट जिसमें आप जो है पैसेंजर्स और फ्राइट को लोड कर सकते हो, वो चल पाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि बहुत पतली सी एक जो है एक स्ट्रीम जा रही है तुम बोलोगे ये इनलैंड वाटरवेज है, नहीं, जो नेविगेबल हो जिसमें शिप और बोट्स और फेरीज चल सकती हो उनको हम कंसिडर करते हैं। तो इंडिया के पास 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवे है विच कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 1% ऑफ द कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। वाटरवेज में क्या क्या आ जाता है हमारा, रिवर्स भी आ जाते हैं, कैनाल्स भी, बैक वाटर भी, क्रीक्स भी। बैक वाटर क्या होता है, पीछे पीछे निकला हुआ पानी, जैसे कोई एक बड़ा सा ओशियन है, ठीक है, बड़ी सी वाटर बॉडी है, तो कई बार उसके बीच में चट्टानें आ जाती है तो वो कुछ पानी को एक पर्टिकुलर जगह पे लीव कर देते, तो उसे हम कहते हैं बैक वाटर। जैसे केरला के अंदर बैक वाटर है, आपने केरला की अगर कोई पिक्चर्स देखी होंगी वहाँ पे अगर आप गए हो आप खुद ने देखा होगा बैक वाटर्स को, रुका हुआ सा पानी होता है, मतलब वो चलता रहता है पानी हल्का हल्का, बट वो ओशन का पीछे छुटा हुआ पानी है, ठीक है। और उसमें भी कितना ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, फिशिंग होती है उसके अंदर, बोट भी उतनी चलती है उसके अंदर, तो ये बैक वाटर्स भी हमारे नेविगेबल होते हैं, और क्रीक्स भी, ठीक है। करंटली 5,685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर्स आर नेविगेबल। हमारी जो बड़ी बड़ी रिवर्स है वो नेविगेबल हैं। मैकेनाइज फ्लैट बॉटम वेसल, पर इन पे कौन से चलते, बड़े बड़े ऐसे शिप लेके नहीं उतर जाओगे, जो फ्लैट बॉटम वेसल्स होते हैं वो हम लेके इन पे जा सकते हैं। फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल वाटरवे इन द कंट्री, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी वॉज सेटअप इन 1986। हमारी इनलैंड वाटरवेज जो है अथॉरिटी बनी थी 1986 में, मन मारकर आ गया, याद रखना। द फॉलोइंग वाटरवेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे बाय द गवर्नमेंट। तो कौन कौन से वाटरवेज को नेशनल वाटरवे कहा है, तो आप NW1 to NW5 तक ये इतना मत लर्न करना कौन कौन से एरियाज को कनेक्ट करते हैं, बट आपको याद रखना है। नेशनल वाटरवे 1 है हमारा इलाहाबाद से हल्दिया तक की स्ट्रेच है। नेशनल वाटरवे 2 है हमारा सदिया से धुरबी तक की। तीसरा है हमारा कोटापुरम से कोलम तक की। एंड फोर्थ है हमारी स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ गोदावरी कृष्णा रिवर्स अलॉन्ग विद द कालिंदी रिवर, पोंडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल, ठीक है। तो आई थिंक सो कालिंदी मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ब्लर हो रहा है, तो ये आप देखना NW4 कौन सा, और NW5 भी है। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ रिवर ब्रह्मानी अलॉन्ग विद द, सो आई कैन नॉट रीड इट, तो आप देखना, ठीक है, आप रीड करो, ठीक है। मताई रिवर, हाँ, तो कृष्णा, ओके, तो NW4 गोदावरी और कृष्णा रिवर अलॉन्ग विद काकी नदी नादा को पुंडुचेरी स्ट्रेच ऑफ किन, तो फिर हमारे पास NW4 भी और NW5 भी है। तो ये मतलब इतना इसको लर्न मत करना, बट यू हैव टू नो 5 और नेशनल वाटरवेज हमारे पास में है, जैसे नेशनल हाईवेज है वैसे नेशनल वाटरवेज भी है। अब हम इनलैंड वाटरवे के बारे में जानते हैं, यानी कि जो कंट्री के अंदर वाटरवेज चल रहा है उसका क्या काम है। तो इनलैंड जो है वाटरवे अथॉरिटी ने 10 एडिशनल इनलैंड वाटरवे हमारे को बताए हैं और उन्हें अपग्रेड करा है। इसमें पहले है बैक वाटर्स ऑफ केरला, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इनलैंड वाटरवे है जो मैंने आपको बताया, जिसे काडल भी कहते हैं। दीज बैक वाटर प्रोवाइड अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट टू केरला। मैं बता चुकी हूँ पहले। द फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है इज़ हेल्ड इन दीज बैक वाटर, तो इसमें रेस भी होती है।
ओके आगे बढ़ते हैं। अब आता है ओशनिक रूट्स, जो हमारे वर्ल्ड ट्रेड के लिए यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया के पास बहुत सारी कोस्ट लाइन है। देखो गाइज, हमारा जो जैसे ये पॉइंटेड शेप है हमारी कंट्री की, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है, तो इससे हमारे को बहुत सारी कोस्ट लाइन मिल रही है। इधर भी कोस्ट लाइन, इधर भी कोस्ट लाइन, ये पूरी कोस्ट लाइन, तो इससे हम ट्रेड काफ़ी अच्छा कर सकते हैं ओशनिक रूट्स के थ्रू, ठीक है। तो इंडिया के पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, 7517 किलोमीटर की, इंक्लूडिंग आइलैंड्स भी है। वी हैव अंडमान निकोबार आइलैंड, वी हैव लक्षद्वीप, ठीक है। तो देयर आर 12 मेजर एंड 200 माइनर पोर्ट्स इन द पोर्ट्स दैट सपोर्ट ओशनिक रूट्स। तो ये लर्न करनी पड़ेगी, पक्के से लर्न कर लेना, आ जाएगा एग्जाम में। 12 मेजर पोर्ट, 200 माइनर पोर्ट। ओशनिक रूट्स क्रूशल है इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, इकोनॉमी के लिए। अबाउट 95% हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता है इनके थ्रू। 70% ऑफ द वैल्यू इज कंडक्टेड थ्रू द ओशियन रूट्स, ठीक है। तो हमारे 95% जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है उसमें से 70% तो ओशियन से ही हो रहा है। दीज रूट्स आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन आइलैंड एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि हमें अंडमान निकोबार तक जाना है, वी हैव टू गो टू लक्षद्वीप, तो उसमें भी ये यूज होते हैं। अब आता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड जो है फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा फास्ट भी होता है और सबसे ज़्यादा महंगा भी होता है। ये जो हमारी वो होती है ना, डिस्टेंस को सबसे ज़्यादा कम कर देता है, मिनिमम टाइम कर देता है हमारे ट्रैवल का। ये जो है हमारी बड़ी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे अलग अलग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए। हमारी कंट्री बहुत बड़ी है ना, छोटी थोड़ी है, तो इस वजह से एयर ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ था 1911 के अंदर विद एन एयर मेल ऑपरेशन कवरिंग 10 किलोमीटर बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी। तो यानी कि ये शुरू किसके लिए हुआ था? ये हुआ था एयर मेल ऑपरेशन के द्वारा, यानी कि पोस्टेज के लिए, कि डाक आराम से पहुंच पाए। इट्स रियल डेवलपमेंट अकर्ड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तब हमें आज़ादी मिली, उसके बाद में ये अच्छे से डेवलप हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एंड एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडियन एयर स्पेस। तो आपको याद रखना है 1 मार्क के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे से हमारा जो है एयर नेटवर्क स्विफ्टली मूव करे, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट वाइज जो है समरी बताने वाली हूँ उड़ान स्कीम की, जो हमारे को 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं और डू यू नो बॉक्स की है। तो उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ये एक स्कीम है हमारी, यूनिक स्कीम है जिसने हमारे एविएशन मार्केट को बूस्ट करने के लिए कोशिश की। इट इज़ डिज़ाइन टू एनहांस रीजनल कनेक्टिविटी बाय मेकिंग एयर ट्रैवल अफोर्डेबल फॉर कॉमन सिटीजन्स, कि हम आम नागरिकों के लिए भी एयर ट्रैवल अफोर्डेबल हो। बहुत ज़्यादा महंगी टिकट होगी तो हम नहीं खरीदते, कितना कम यूज़ करते हैं हम एयर ट्रैवल को, ठीक है, ज़्यादातर रेलवेज क्योंकि वो महंगा है इसलिए। तो ये एक स्कीम है जिससे वो जो है थोड़ा हमारे को अफोर्डेबल पड़े। स्कीम वॉज डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। की आइडिया इसके क्या थे? मेन गोल यही था कि एनकरेज एयरलाइन टू ऑपरेट फ्लाइट्स ऑन रीजनल एंड रिमोट रूट्स बाय प्रोवाइडिंग एनेबलिंग पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यानी कि आप देखो कई बार ऐसा होता है आपको कहीं बहुत जल्दी जाना, जैसे यू हैव टू गो टू मुंबई, यू हैव टू गो टू दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई से आपको कहीं और जाना है, आपको दिल्ली से इनफैक्ट अगर जयपुर भी जाना हो एंड बहुत जल्दी जाना हो कोई टाइम, तो आप क्या करते हो यार टिकट बुक कर लेते हैं, थोड़ी महंगी पड़ेगी बट कोई बात नहीं हमारे को काम आएगी। तो ये रीजनल लेवल पे भी हमारी फ्लाइट्स वर्किंग में हो, उसके लिए ये स्कीम हमारी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलो अगला है हमारा पवन हंस। तो पवन हंस हमारा हेलीकॉप्टर सर्विस है जो ऑपरेट करती है हिली एरियाज़ के अंदर, एंड ये टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में। मेन सर्विसेज की क्या है? द कंपनी प्राइमरी प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज फॉर द पेट्रोलियम सेक्टर एंड टूरिज्म को, ठीक है जी। चलो अब आते हैं हम ऑयल एंड गैस पाइपलाइन पे। आखिरी टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें पढ़ना है, वो पाइपलाइन सबसे ज़्यादा किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सफिशिएंट होती हैं और बहुत बेस्ट होती हैं? लिक्विड के और गैसेस के, यानी कि जो तेल हो गया लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें होती हैं, और नेचुरल गैसेस जो होती हैं उनके। दे कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सॉलिड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू स्लरी। तो सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बट उसमें स्लरी मतलब उसको थोड़ा वाटर टाइप का बना के, वाटरी, जो स्लरी मतलब क्या होता है, जैसे कीचड़ टाइप कह सकते हो आप, बट ये नहीं कि कीचड़ ट्रांसफर कर दोगे तो मतलब उसमें वाटर कॉन्टेंट होगा तभी तो फिसल के जाएगी कोई चीज़, ठीक है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड मतलब OIL, ऑयल ओनली, इस्टेब्लिश हुई थी 1959 में। ये ऑपरेट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका काम क्या है? एक्सप्लोर करना, प्रोड्यूस करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। इसमें कंस्ट्रक्ट हुआ था एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री
पाइपलाइन इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा, ऑयल ने कंस्ट्रक्ट करा था एशिया का पहला क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, जिसने कवर करा था 1157 किलोमीटर को, ठीक है। नाहरकटिया ऑयल फील्ड इन असम टू बरूनी रिफाइनरी इन बिहार, ठीक है। तो हमारा काफ़ी बड़ी ये जो है बनी थी। द पाइपलाइन वॉज एक्सटेंडेड टू कानपुर इन 1966, ठीक है। तो असम की ऑयल फील्ड से बिहार तक की रिफाइनरी तक का ये बना, ठीक है। और मतलब क्रॉस कंट्री मतलब क्या होता है गाइस, कंट्री के अंदर ही, कंट्री के बाहर के लिए तो पाइपलाइन बिछी ही वही थी, ठीक है। कि हमारे यहाँ पे मतलब आपने जैसे सुना होगा अभी रशिया का यूक्रेन का जब वॉर हुआ था कि रशिया बहुत पेमेंट करता था रेंट के रूप में यूक्रेन को, क्योंकि पाइपलाइन जा रही थी। हमारे यहाँ भी पाइपलाइन आती है, म्यांमार से, बांग्लादेश से निकलती हुई और भी बहुत सारी जगहों से निकलती हुई हमारे पे पाइपलाइन आती है। पाइपलाइन में पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आती है फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, ठीक है, बाहरी कंट्रीज से, ठीक है, जिनको हम एक्सपोर्ट कराते हैं, खरीदते हैं। बट इनलैंड आप मान सकते हो उसको, कंट्री के बॉर्डर्स के इनसाइड जो एक पाइपलाइन बनाई थी, ऑब्वियसली वो हमारी कंट्री की अथॉरिटी बनवाएगी, तो ऑयल बनवाती है, जिसने असम की ऑयल फील्ड से बिहार में जो रिफाइनरी लगी है उसको कनेक्ट करा और फिर आगे वो कानपुर तक भी लेके गई। अब आता है गेल इंडिया लिमिटेड, इसको सेटअप किया गया था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत, यानी कि ये गवर्नमेंट बेस्ड थी 1984 में। ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ नेचुरल गैस फॉर इकोनॉमिक्स यूज, ठीक है। इसमें 1700 किलोमीटर लॉन्ग की पाइपलाइन बिछी थी, जो हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर जो है क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है, लिंकिंग मुंबई टू वेरियस डेस्टिनेशन, ठीक है। चलो अब आता है गाइस हमारा एक्सपेंशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो HVJ पाइपलाइन जो है वो लिंक करती है हाई एंड बेसिन गैस फील्ड्स टू वेरियस फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया। तो ये जो पाइपलाइंस है ना, तो ये जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइज़र वाली इंडस्ट्री हैं, जहाँ फर्टिलाइज़र बन रहे हैं, जहाँ बाकी इंडस्ट्रीज़ का काम हो रहा है, वो तो वहाँ तक भी गैस पहुँचाती हैं। दिस पाइपलाइन है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया के गैस मार्केट का डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की बात करें कि पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्रोथ हुआ, तो हमारी कंट्री का जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 1700 किलोमीटर से 18,500 किलोमीटर बढ़ गया क्रॉस कंट्री, मतलब कि कंट्री के अंदर अंदर। एंड हमारा प्रोजेक्ट है कि हमें 34,000 किलोमीटर तक इसको बढ़ा लेना है अपनी गैस ग्रिड को। फ्यूचर हमारे प्लान क्या है गैस से रिलेटेड, कि गैस ग्रिड विल कनेक्ट ऑल गैस सोर्सेज एंड कंज्यूमिंग मार्केट्स अक्रॉस इंडिया एंड इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक अच्छा अपना पाइपलाइन नेटवर्क्स बिछा देंगे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर अर्लियर टाइम्स में देखो, एंशिएंट टाइम से और पुराने बहुत ज़मानों से देखो अगर आप, तो कम्युनिकेशन में कैसे की जाती है, ड्रम बजा के, ठीक है, कोई अनाउंसमेंट करनी हो लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक बात पहुँचानी हो, आइडियाज़ को कन्वे करना हो, तो ड्रम करके, स्मोक सिग्नल्स दे के, फास्ट रनर्स भागते हुए जो है जाते थे, फास्ट रनर्स होते थे वो जाके संदेश पहुंचाते थे। ऐसे जो है कम्युनिकेशन सिस्टम चलता था। एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, कैमल, डॉग्स, बर्ड वर ऑल्सो यूज फॉर मैसेज का डिलीवरी। फिर इंटीग्रेशन हुआ कम्युनिकेशन का ट्रांसपोर्ट के साथ में, और बहुत बार डबल करा जाता था इसको ट्रांसपोर्टेशन के साथ में, ये कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। देन एक टाइम आया जब हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन में एक रेवोल्यूशन हो गया था, ठीक है। अभी हम जो है इन्वेंशन ऑफ पोस्ट ऑफिस जब हुआ, टेलीग्राफ हुआ, प्रिंटिंग प्रेस हुई, टेलीफोन हुआ, सैटेलाइट हुआ, इसने जो है कम्युनिकेशन की स्पीड को बढ़ा दिया और आसानी को भी बहुत बढ़ा दिया। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया हमारी कंट्री के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर, थ्रू द कम्युनिकेशन मेथड। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, इनको हम स्केल और क्वालिटी पे डिफाइन करते हैं। जिससे पहला आता है पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें आएगा सबसे पहले इंटरनेट। ये मोस्ट इफेक्टिव और एडवांस पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, वाइडली यूज्ड इन अर्बन एरियाज। वी आर यूजिंग इंटरनेट टू डिस्कस आइडियाज़, और पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी, बातें करने के लिए भी, चैट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, और शॉपिंग करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ से हम इंटरनेट को यूज़ करें। कोई भी अगर आप आज के समय पे ऐप यूज़ कर पा रहे हो अपने स्मार्टफोन के अंदर, वो क्यों कर पा रहे हो, नेट का रिचार्ज नहीं होगा तो कर लोगे, वाईफाई नहीं होगा कर लोगे यूज़, नहीं ना, तो इट्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट ओनली। ये इनेबल करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल एंड एक्सेस टू वास्ट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो हम ईमेल के थ्रू भी जो है बातचीत कर सकते हैं और मैसेजेस के थ्रू, और ये हमारे को बहुत सारी नॉलेज भी
एंड ये हमारे को बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करता है एंड इन्फॉर्मेशन। अब इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा ई कॉमर्स के लिए, यानी कि जो है ट्रेड करने के लिए, ठीक है, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए भी, ठीक है, हम यूज़ करते हैं, डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं हम। फंक्शनल एज अ सेंट्रल वेयर हाउस ऑफ डेटा ऑल्सो, कुछ भी डेटा चाहिए हो यू कैन एक्सेस इट थ्रू द इंटरनेट। और अब तो भाई AI भी आ गया हमारे पास। अब आता है मास कम्युनिकेशन, एक पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में आ जाता है रेडियो, ठीक है, जो ब्रॉडकास्ट करता है बहुत सारे लोगों को, आइडियाज़ को, ठीक है। तो इसकी ब्रॉडकास्टिंग अगर इंडिया में बात करें रेडियो की, तो 1923 में स्टार्ट हुई थी विद द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी और इसने हमारे कंट्री को ना बहुत यूनाइट भी करा था। ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट की कंट्रोल में आ गया था 1930 के अंदर एज द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। रीनेम हमने इसको कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो 1936 के अंदर एंड आकाशवाणी 1957 के अंदर। ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम, रेडियो पे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, चाहे एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन तक, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट आया हमारा टेलीविज़न यानी कि टीवी। तो टीवी एक बहुत ही पावरफुल ऑडियो विजुअल मीडियम है फॉर द इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड एजुकेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, सभी के लिए टीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीवी सर्विसेज हमारी कंट्री में बिगेन हुई थी 1959 में और ये नेशनल कैपिटल तक ही पहले लिमिटेड थी, यानी कि दिल्ली में ही ज़्यादा चलती थी, ठीक है। फिर इसको 1972 के बाद मल्टीपल सेंटर्स के थ्रू एक्सपैंड करा गया फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो बिकमिंग दूरदर्शन, ठीक है। तो इसको ऑल इंडिया रेडियो से सेपरेट कर दिया था, पहले ही ऑल इंडिया रेडियो के साथ ही थी। एक्सपैंडेड आफ्टर 1972 विद मल्टीपल सेंटर्स एंड इन 1976 इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो बिकमिंग दूरदर्शन। तो टीवी को जो है हमने क्या बना दिया था, दूरदर्शन जो है बना दिया था। इसकी अलग अलग सेंटर्स बिछाए थे, अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी जो इसको देखने वाली थी। आफ्टर दैट क्या होता है, जब हमारा लॉन्च हो जाता है INSAT-IA का, तो कॉमन नेशनल प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड एक्सटेंडिंग सर्विसेज टू बैकवर्ड एंड रिमोट एरियाज, वहाँ पे भी फिर टीवी पहुँच जाता है, ठीक है जी। अभी INSAT-IA क्या है बताना जरा पता है किसी को तो कमेंट सेक्शन के अंदर, हमने वर्ल्ड वाले बुक में पढ़ा था। अब आते हैं हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर, तो रोल ऑफ सैटेलाइट्स पढ़ते हैं। तो जो हम ये इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हो, बातचीत हो रही है, टीवी पे चैनल्स चल रहे हैं, वो सब सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। तो सर्व्स एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड रेगुलेट अदर कम्युनिकेशन मोड। तो INSAT-IA भी गाइस एक सैटेलाइट ही है। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद में ही पूरे आप कह सकते हो कंट्री के अंदर अलग अलग लोगों के घरों में टीवी तक पहुंचा था। पहले सैटेलाइट से कनेक्ट करने के लिए घरों पे छतों में ना एंटीने लगे होते थे, टीवी नहीं चल रहा होता तो लोग जाके एंटीना को ऐसे जो है ठीक करते थे कि वो सैटेलाइट से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। अब सैटेलाइट जो है कॉन्टिन्यूस जो है पूरे की पूरे वर्ल्ड बेसिस पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। इसका यूज़ वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी होता है, नेचुरल कैलामिटीज़ को के लिए भी होता है, उसको चेक करने के लिए, बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए भी होता है और कम्युनिकेशन को फॉस्टर करने के लिए तो होता ही है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट सिस्टम इंडिया में कैसी है, INSAT पहला है हमारे पास, INSAT इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, इस्टेब्लिश 1983। ये मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट सिस्टम था जो डिज़ाइन हुआ था टेलीकम्युनिकेशन के लिए, मीटियोलॉजिकल पर्पस के लिए और ऑब्जर्वेशन के लिए। फिर हमारे पास आया इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम दैट इज़ IRS। ये ऑपरेशनल हुआ था आफ्टर द लॉन्च ऑफ IRS-IA इन मार्च 1988 फ्रॉम रशिया, ठीक है। equipped with polar satellite launch vehicle for launching satellite, collect data in multiple spectral bands for various applications। तो ये हमारे सैटेलाइट प्रोग्राम्स है इंडिया के, ये आपको याद रखने सैटेलाइट सिस्टम्स है। फिर डेटा मैनेजमेंट के लिए भी बहुत यूज़ होता है। द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हमारा NRCS हैदराबाद के अंदर, प्रोसेसेस डेटा कलेक्टेड बाय IRS। ये सैटेलाइट जो डेटा कलेक्ट करती है वो इसे प्रोसेस करता है। दीज सैटेलाइट्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो। तो ये जो है ना सैटेलाइट के व्यू से जो है हमारी कम्युनिकेशन तो फैसिलिटेट होती है, नेचुरल रिसोर्सेज को ओवरलुक करना, बॉर्डर्स को गार्ड करना, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सैटेलाइट के थ्रू हम कर पाते हैं। अब भैया आपकी जो वर्ल्ड वाली बुक है, मैं उसको वर्ल्ड वाली बुक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड पर्सपेक्टिव पूरा पढ़ के आए हैं, तो उसमें हमने कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिस्टम में इंडिया की जो सैटेलाइट्स थी उनके बारे में पढ़ा था। तो आई डोंट नो वो उसमें यहाँ रखना चाहिए था ना, तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आता कि इंडिया की कौन कौन सी सैटेलाइट्स है, बट तुमने तो वहाँ भी पढ़ा ही है। तो वो वाले चैप्टर में अगर पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ना एंड आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है इंडिया की सैटेलाइट्स जो है हमारी, वैसे तो बहुत सारी हैं बट जो मेजर आपको उस बुक में गिवन है जिनसे बिल्कुल ही रेवोल्यूशन
रिवॉल्यूशन हो गया था हमारा इंडिया का जो है सैटेलाइट सिस्टम, तो उनके बारे में आपको बताना है लॉन्च ईयर के साथ। तो विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे और ऐसे सभी का सभी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। नोट्स के लिए इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ जाओगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाय बाय, बेस्ट ऑफ।